शी जिनपिंग फ़लस्तीन के लिए मैदान में उतर आए हैं और इसराइल में सिर्फ टव्वल मच गया है। आज फ़लस्तीन और गज़ा से कई बेहद अहम खबरें सामने आई हैं और हम देखते हैं कि आज भी कितने लोगों को फ़लस्तीन और गज़ा से हमदर्दी है और कितने लोग इस वीडियो को, इन रिपोर्ट्स को आखिर तक देखते हैं। पहली बड़ी खबर सुन लीजिए। चीन अब आज़ाद फ़लस्तीन के मुद्दे पर मजबूती से आकर खड़ा हो गया है और इस बार कमाल ये है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने नहीं, किसी मिनिस्टर ने नहीं, खुद चीन के सदर शी जिनपिंग ने फ़लस्तीन के मुद्दे पर एक बार फिर बेहद मजबूत और बड़ा बयान दे दिया है। बीजिंग में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला के साथ हुई एक हाई लेवल मुलाकात में शी जिनपिंग ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि फ़लस्तीन का मसला पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी बुनियादी और अहम जड़ है, पूरे मिडिल ईस्ट की। चीन के सरकारी रेडियो के मुताबिक 24 अगस्त को शी जिनपिंग ने इस मसले के मुकम्मल सियासी हल पर जोर दिया और फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन की बातचीत को फ़ौरन दोबारा शुरू करने की अपील की। आगे शी जिनपिंग ने 4 जो उसूल बताए हैं फ़लस्तीन के लिए, वो भी बताऊंगा, लेकिन इस खबर का एक और हिस्सा ये है कि इसके साथ ही चीनी सदर ने दो टूक कह दिया कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीन रियासत का क़याम जल्द से जल्द मुमकिन बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना पूरे मिडिल ईस्ट में कभी भी मुकम्मल अमन कायम नहीं हो सकता। यानी आज़ाद फ़लस्तीन की हिमायत में चाइना, शी जिनपिंग खुलकर आ गए हैं। दोस्तों, बीजिंग की इस अहम मीटिंग से निकला ये पैगाम साफ बताता है कि चाइना अब मिडिल ईस्ट में फ़लस्तीनियों के हक़ और एक अलग मुल्क की हिमायत में खुलकर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। शी जिनपिंग अमूमन कोई बयान नहीं देते, वहीं कुछ नहीं बोलते, और जब बोलते हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद छुपा होता है, और यहाँ पर मकसद फ़लस्तीन की आज़ादी है और सिग्नल अमेरिका और इसराइल को है। इसी ज़मीन से जुड़ी दूसरी खबर, और इस खबर का दूसरा हिस्सा सुनिए। चाइना के सदर शी जिनपिंग ने फ़लस्तीन के मसले को लेकर एक बड़ा और तारीख़ी रोड मैप दुनिया के सामने रख दिया है। रोड मैप। इसराइल में बेचैनी बढ़ गई है इस खबर के बाद। चाइना से तो आंख मिला नहीं सकते। बीजिंग में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला के साथ हुई एक बेहद अहम मुलाकात में शी जिनपिंग ने दो टूक कहा कि फ़लस्तीन का मसला पूरे मिडिल ईस्ट की दिल की धड़कन है और इसके हल के लिए दुनिया को 4 बुनियादी उसूलों पर चलना ही होगा। यानी शर्त रख दी है शी जिनपिंग ने कि चलना ही होगा। शी जिनपिंग ने पहला उसूल ये बताया कि इस पूरे मामले का हल सिर्फ़ और सिर्फ सियासी तरीके से ही मुमकिन है, यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन ही रास्ता है, और इसके तहत फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन की बातचीत जल्द शुरू कराकर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीन रियासत कायम की जाए। दूसरा उसूल उन्होंने ये रखा कि फ़लस्तीनी ही फ़लस्तीन पर हुकूमत करेंगे, मालिक ही अपने घर के मालिक होंगे, चाहे वो वेस्ट बैंक का निज़ाम चलाना हो या फिर जंग के बाद तबाहशुदा गज़ा को दोबारा तामीर करना हो। हर फैसला सिर्फ फ़लस्तीनियों के हाथों में ही होना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम था, जो वहाँ पर एक पपेट कठपुतली हुकूमत बनाना चाह रहे हैं और उसमें बाहर के लोग डालना चाह रहे हैं। तीसरा उसूल उन्होंने शी जिनपिंग ने इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ का बताया, जिसके तहत इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पर UN सिक्योरिटी काउंसिल को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी ताकि मासूम शहरियों की जान बचाई जा सके, इमदाद की सप्लाई बिना रोक टोक जारी रहे और इंसानियत पर मंडरा रहे इस अज़ाब को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। UNSC में चाइना और रूस बड़े मेंबर हैं, 5 ही तो मेंबर हैं। और चौथा उसूल शी जिनपिंग ने इंसाफ और हक़ की पैरवी का दिया, यानी इंटरनेशनल कानूनों की पाबंदी करते हुए मसले की असल जड़ पर चोट की जाए ताकि फ़लस्तीन के सवाल का हमेशा के लिए एक मुंसिफाना और मुकम्मल हल निकल सके। दोस्तों, बीजिंग से निकला शी जिनपिंग का 4 नुकाती फार्मूला साफ बताता है कि चीन अब मिडिल ईस्ट में फ़लस्तीनियों के हक़ और उनकी आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा और ठोस कदम उठा चुका है। पता है क्यों? मिडिल ईस्ट में अपना असर बढ़ाना है चाइना को, और मिडिल ईस्ट के जो शहर है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके आसपास सारे कॉन्फ्लिक्ट्स घूमते हैं, चाहे इराक वॉर हो, चाहे लीबिया हो, चाहे ईरान वॉर हो, वो मुद्दा फ़लस्तीन है। वो मस्जिद अल अक्सा का मुद्दा है, और चाइना इसे जानता तो था, ऐसा नहीं है बच्चा हो, लेकिन ईरान वॉर के दरमियान या गज़ा वॉर के दौरान उसने इस बात को समझ लिया है, परख लिया है, और अब वो इसी रास्ते से
मिडिल ईस्ट में अपनी पैठ मजबूत करना चाहता है। अब सुनिए इसराइल के अंदर क्या बवंडर मचा हुआ है सियासत में। इसराइल का नफरती मिनिस्टर आप सब जानते होंगे, इतमार बेन-गुविर, अब अपनी ही हुकूमत के अंदर बुरी तरह से रुस्वा और ज़लील किया जा रहा है, और ये काम किसी और ने नहीं किया है बल्कि खुद नेतन्याहू ने किया है। दरअसल एक बड़े प्रोग्राम रखा गया था, एक डूबा हुआ जहाज़ इन्हें मिल गया है, तो उसके ऊपर एक प्रोग्राम रखा गया था। इसमें बेन-गुविर के साथ जो हुआ उसने उसे उसकी सरकार में बेबस और लाचार साबित कर दिया। उस प्रोग्राम में नेतन्याहू ने बेन-गुविर के साथ स्टेज शेयर करने और उसके साथ में फ़ोटो खिंचवाने से साफ तौर पर किनारा कर लिया। और तो और नेतन्याहू ने वहां खुद आने के बजाय अपना एक पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो मैसेज भी भेज दिया, भाइयों बहनों ऐसे करके। बेन-गुविर के करीबियों ने इस पूरे वाक़ये को बेहद शर्मनाक और रुस्वा भरा मामला बताया है। इसके कहा गया क्या यार तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, सरकार में और ऐसी बेइज्जती कर रहा है नेतन्याहू। दोनों अलग अलग पार्टी के हैं। इसके साथ ही बेन-गुविर की पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि नेतन्याहू अब उसे दूध में से मक्खी की तरह निकालने की फिराक में है, और आगे चलकर गादी आइज़नकोट जो एक बड़ा लीडर उसकी पार्टी है, गादी आइज़नकोट के साथ नेतन्याहू मिली जुली हुकूमत बनाने की ज़मीन तैयार कर रहा है, इसलिए बेन-गुविर को किनारे कर रहा है। 24 अगस्त की रात ये खबर आई थी, जिसके बाद दोस्तों बेन-गुविर से नेतन्याहू की ये दूरी साफ बताती है कि इस नफरती वज़ीर को अब अपनी ही सरकार में किस कदर ज़िल्लत झेलनी पड़ रही है, और इसराइली हुकूमत के अंदरूनी खींचतान अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। इतना उधम काट रहा है बेन-गुविर, दुनिया भर में इसराइल की थू-थू हो रही है। इसलिए नेतन्याहू भी थोड़ा किनारा कर रहा है कि यार इसी बहाने मेरी कुछ इमेज बच जाए। हालांकि बचा कुछ नहीं है, फिर भी दिया कोशिश तो करता है बुझने से पहले। बढ़ते हैं आगे सर। अब बात करते हैं हमास की, फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट की। उसने इसराइल के कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम में इसराइली सेटलर्स के बढ़ते हमलों के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों से एकजुट होकर मुकाबला करने और अपने रेजिस्टेंस को तेज़ करने की पुरज़ोर अपील की है। यानी हमास कह रहा है कि अब हथियार के बदले हथियार चलाओ। 25 अगस्त को सामने आई हमास की ये अपील ज़मीनी हालात के लिहाज से बेहद अहम है और बड़ी मानी जा रही है। हमास ने साफ तौर पर कहा है कि सेटलर्स की तरफ से फ़लस्तीनियों के घरों को ढहाना, फैक्ट्रियों को आग लगाना और ज़मीनों पर कब्ज़ा करना एक सोची समझी साजिश है, जिसके ख़िलाफ़ आवाम को मुश्तरका डिफेंस ग्रुप बनाकर डट जाना चाहिए। हालांकि हमास की इस अपील का वेस्ट बैंक के ज़मीनी हालात पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन इस कदम के बाद इसराइल की तरफ से भी किसी बड़े एक्शन और सख्त फौजी कार्रवाई के इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेस्ट बैंक में अगर रेजिस्टेंस मूवमेंट कुछ करेंगे, लोग कुछ करेंगे, जाहिर सी बात है इसराइल अपने हमले बढ़ा देगा, उसको बहाना मिल जाएगा। और वैसे भी हमले वहाँ रोज़ हो रहे हैं। दोस्तों, वेस्ट बैंक में सेटलर्स की बढ़ती गुंडागर्दी और हमास की खुली कॉल के बाद पूरे खित्ते में टेंशन एक बार फिर इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर पहुँच चुकी है या पहुँच सकती है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। बढ़ते हैं आगे। इसी से जुड़ी एक और ख़बर है, लेकिन अलहदा है। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने ये कहा है कि इसराइल गज़ा के अंदर ज़िंदा रहने के तमाम वसाइल, तमाम ज़रिए और बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर रहा है। दुनिया इस तबाही और बर्बादी को दोस्तों देख भी रही है, अपनी आँखों से देख रही है। हर रोज़ ये तबाही हुए जा रही है। हमास के स्पोक्स पर्सन हाशिम कासिम ने कहा है अपने ताज़ा बयान में कि इसराइली फाइटर जेट्स ने कल गज़ा सिटी के शेख रदवान इलाके में मौजूद अल रदवान वाटर डीसैलिनेशन स्टेशन को, पानी साफ़ करने वाले प्लांट को सीधे तौर पर निशाना बनाया और उसे तबाह कर दिया, जो वहाँ के प्यासे लोगों के लिए पानी का एक बहुत बड़ा सहारा था। अब वहाँ के लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। 25 अगस्त को आई ईरान के प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक हाशिम कासिम ने कहा है कि इस डीसैलिनेशन प्लांट पर हवाई हमला फ़लस्तीनी आवाम की नस्लकुशी के जारी सिलसिले की एक और कड़ी है, जिसका मकसद गज़ा से ज़िंदा रहने के तमाम इम्कान और सहूलतों को हमेशा के लिए मिटा देना है। इसराइली फाइटर जेट्स ने लड़ाकू जहाज़ों के इस हमले में सिर्फ पानी के प्लांट को ही तबाह नहीं किया गया, बल्कि पास की एक मस्जिद और बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों को भी मिट्टी में मिला दिया गया। मस्जिद वाली खबर और ये प्लांट वाली हमने आपको कल दिखाई थी, लेकिन ये बयान है, अपडेट है, और तस्वीरें आपको बता रही हैं कि किस तरीके से पानी का क्राइसिस है गज़ा में।
एक टोटी से पानी आता है तो सैकड़ों लोगों की कतारें लग जाती हैं। हाशिम कासिम ने जोर देकर कहा कि बेघर लोगों के कैंपों पर लगातार बमबारी और उनके टेंटों को जानबूझकर बर्बाद करना ये साबित करता है कि इस्राएली हुकूमत फ़लस्तीनियों को जबरन बेदखल करने और उनकी मुकम्मल नस्ल कुशी के अपने मंसूबे पर आज भी कायम है। हमास के स्पोक्स पर्सन ने पीर के रोज़ साफ लफ्ज़ों में या पीर की रात साफ लफ्ज़ों में कहा कि ये हमले सीज़ फायर समझौते की खुली खिलाफ वर्जी हैं जिसे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र, तुर्की और कतर के लीडरान ने तय कराया था। उन्होंने कहा कि सीज़ फायर के बाकायदा ऐलान के बावजूद इस्राएली फ़ौज पूरी अमरीकी हिमायत के दम पर हर रोज़ इन मुआहिदों की धज्जियाँ उड़ा रही है। दोस्तों, पानी के प्लांट और बेघरों के टेंटों पर इसराइल के ये ताज़ा हमले साफ बताते हैं कि गज़ा में आवाम के ज़िंदा रहने के आखिरी ज़रियों को भी नुकसान मुकम्मल तौर पर पहुंचाया जा रहा है और मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की साजिश भी पूरी तरह से जारी है। गज़ा में भले ही इसराइल पानी के प्लांट्स तबाह करके लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा रहा हो, लेकिन हमारे मुल्क में पानी की कोई कमी नहीं है। बहुत पानी है। हमारे यहाँ इतना पानी है, हमारे यहाँ की तथाकथित स्मार्ट सिटी गुरुग्राम में स्कूल की बसें भी अब सबमरीन यानी पनडुब्बी की तरह काम करने लगी हैं। इतना पानी है। 25 अगस्त की सुबह ज़बरदस्त बारिश हुई दिल्ली एनसीआर में, और इसके बाद गुरुग्राम, जिसे कभी गुड़गांव कहा जाता था, उसकी सड़कों से ऐसे ही हैरान कर देने वाले मंजर सामने आए। जगह जगह पानी भर गया। सड़कें पानी में इस तरह डूब गईं कि स्कूल के बच्चों को ले जाने वाली एक बस अपनी छत तक पानी में समा गई, जिसे देखकर लोग तंज कसते हुए कह रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट तंज कसते हुए कह रहे हैं कि ये मेक इन इंडिया के तहत गुरुग्राम में बनी नई सबमरीन बस है। चंद घंटों की बारिश ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज सिस्टम और स्मार्ट सिटी के तमाम बड़े दावों की मुकम्मल पोल खोल कर रख दी है। मुझे लगता है कि इसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं, और इसमें हमारे पड़ोसी मुल्क के हाथ होने की खबर भी या बयान भी जल्द आता ही होगा। दोस्तों, हर साल बारिश के बाद सड़कों का दरिया बन जाना और मासूम बच्चों से भरी बसों का इस तरह पानी में फंस जाना साफ दिखाता है कि कागज़ों पर बनने वाली स्मार्ट सिटीज़ की ज़मीनी हकीकत असल में कितनी खस्ता हाल है। वैसे बता दूं कि इस बस में बच्चे नहीं थे। अब होता है आपका इम्तिहान शुरू। गज़ा की खबरें, फ़लस्तीन की खबरें आप देखते हैं? अगर देखते होंगे तो यहाँ तक देखा होगा। अब बताइए, मैं अमूमन ये बात कहता नहीं, अब बताइए कि आपके शहर में क्या बारिश हुई है आज? अगर हुई हो तभी अपने शहर का नाम लिखिएगा, वरना नहीं। अब पता चलेगा किसने वीडियो आखिर तक देखा, तब पता चलेगा कि गज़ा का दर्द किस किस को है। सलामत रहिए, खुश रहिए। गज़ा, फ़लस्तीन, रोहिंग्या, दुनिया में जहाँ भी मज़लूम है, हिंदुस्तान, हमारे पड़ोसी मुल्क में, सब के लिए दुआ करते रहिए।